हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हम इस पूरे चैप्टर को एनिमेशन के जरिए समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में। सबसे पुरानी तरह की प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप की गई थी। इस टेक्नोलॉजी में हाथों की मदद से प्रिंटिंग की जाती थी। 594 AD के बाद चाइना में बुक्स वुड ब्लॉक की मदद से प्रिंट की जाती थी। जो बुक वुड ब्लॉक की मदद से प्रिंट की जाती थी उस पर ब्यूटीफुल और स्टाइलिश आर्ट बनाया जाता था, जिसे कैलीग्राफी कहा जाता है। चाइना ने एक ट्रेडिशनल बुक को बनाया जिसे अकॉर्डियन बुक कहा जाता है। इस बुक को फोल्ड और स्टिच करके तैयार किया जाता है। चाइना में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वो सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम से अपने कर्मियों को भर्ती करता था। इस एग्जाम के लिए बुक्स की बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग की गई। 17th सेंचुरी तक जैसे जैसे चाइना में अर्बनाइजेशन हुआ, प्रिंट का यूज भी डाइवर्सिफाई हुआ। अब प्रिंट का इस्तेमाल सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स द्वारा ही नहीं किया जाता था, बल्कि इसका इस्तेमाल मर्चेंट्स अपनी डेली लाइफ में ट्रेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी करते थे। लेट 19th सेंचुरी तक संघाई न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट इन जापान। चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरीज ने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पुरानी जापानी बुक बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा है, जो 868 AD में प्रिंट की गई थी और इस बुक में टोटल 6 पेजेस थे जिस पर इलस्ट्रेशंस बना हुआ था। जापान की लाइब्रेरी और दुकानें हैंड प्रिंटेड मटेरियल से भरी हुई थी, जिसमें बुक्स, वुमेन, कुकिंग और फेमस प्लेसेस इन सब पर थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट कम्स टू यूरोप। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर सिल्क रूट के जरिए यूरोप में पहुंचा। 1295 में ग्रेट एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने इटली में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत की। इटली से यह वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में फैल गया। जल्द ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल बुक, टेक्सटाइल और पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता था। बुक्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए बुक सेलर्स ने स्क्राइब्स और स्किल हैंड राइटर्स को रोजगार देना शुरू कर दिया। लेकिन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन बुक्स की लगातार बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि कॉपी करना एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। मैन्युस्क्रिप्ट फ्रैगल होता है और उसे संभालने में भी मुश्किल होता है, और साथ में इसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है, और इसे पढ़ने में भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बुक्स के प्रोडक्शन के लिए क्विक एंड चीप विकल्प की जरूरत थी, और यहीं पर जोहान गुटेनबर्ग ने 1430 में पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाकर तैयार किया। तो चलिए जान लेते हैं गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। गुटेनबर्ग एक व्यापारी के बेटे थे। बचपन से ही उन्होंने वाइन और ओलिव प्रेसेस देखा था। इसके बाद उन्होंने स्टोन पॉलिशिंग की कला सीखी और वह मास्टर गोल्ड स्मिथ बन गए। गुटेनबर्ग ने इस नॉलेज को प्रिंटिंग प्रेस बनाने में इस्तेमाल किया। जहाँ ओलिव प्रेस ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए मॉडल प्रोवाइड किया और अल्फ़ाबेट के लेटर्स को ढालने के लिए मोल्ड्स यानी सांचों का इस्तेमाल किया गया। 1448 तक गुटेनबर्ग ने इस सिस्टम को परफेक्ट कर लिया और उन्होंने अपनी पहली किताब बाइबल को प्रिंट की। लगभग 180 कॉपीज को प्रिंट किया गया, जिसमें 3 साल का समय लगा। उस समय के हिसाब से यह प्रिंटिंग बहुत फास्ट थी, लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी थी वो हाथों से किताब बनाने के आर्ट को पूरी तरह डिस्प्लेस नहीं कर सकी। 1450 से 1550 के बीच बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया गया यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज में। जर्मनी से पेंटर्स काम की तलाश में और नई प्रेस शुरू करने के लिए दूसरी कंट्रीज में गए। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस की संख्या बढ़ी, बुक्स का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी तक 20 मिलियन कॉपीज को प्रिंट किया गया और 16th सेंचुरी तक लगभग 200 मिलियन कॉपीज को प्रिंट कर दिया गया, जिसके कारण यूरोप के बाजारों में प्रिंटेड बुक्स की बाढ़ आ गई। इन्हीं कारणों की वजह से प्रिंट रेवोल्यूशन आया। जान लेते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन क्या होता है। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, मतलब हैंड प्रिंटिंग की जगह मैकेनिकल प्रिंटिंग का यूज होने लगा, तो इसी को प्रिंट रेवोल्यूशन बोला गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी प्रिंट रेवोल्यूशन होने से क्या इम्पैक्ट हुआ। इसमें पहला है ए न्यू रीडिंग पब्लिक। प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले रीडिंग लिमिटेड पॉपुलेशन तक ही सीमित था, क्योंकि बुक्स महंगी थी और इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुआ। प्रिंटिंग की वजह से बुक्स का कॉस्ट भी कम हो गया। हर एक बुक को तैयार करने में लगने वाला टाइम और मेहनत दोनों कम हो गया। अब और आसानी से बहुत सारी कॉपियाँ तैयार की जा सकती थी। बुक्स की अबंडेंट सप्लाई के साथ जो हियरिंग पब्लिक थी वो रीडिंग पब्लिक बन गई। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद भी जब बुक सस्ती हो गई और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो गई, तो बहुत से लोग इसे नहीं पढ़ सके, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इलिटरेट था। इसलिए फोल्क टेल्स और बैलेट्स पर सुंदर पिक्चर्स को प्रिंट किया जाता था और फिर इसे गाँव या शहरों में लोगों की सभा में पढ़ा जाता था। नेक्स्ट इम्पैक्ट है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। ओरल कल्चर में रिलीजियस फेथ्स पीढ़ियों से चला आ रहा था। वे लोग सिर्फ रिलीजियस अथॉरिटी द्वारा कही गई बातों पे विश्वास करते थे। क्योंकि बहुत से लोग लिटरेट नहीं थे, इसलिए लोग स्पिरिचुअल और स्केरेड टेक्स्ट यानी पवित्र पाठ नहीं पढ़ सकते थे और ना ही अपना पाठ समझा सकते थे। लेकिन प्रिंट कल्चर के स्प्रेड होने के बाद बहुत से लोग चीज़ों को अपने तरीके से पढ़ सकते थे। कई लोगों को ये डर था कि अगर प्रिंटिंग और रीडिंग पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो विद्रोही और अधार्मिक विचार फैल सकते हैं। ऐसा ही एक मामला रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर का था, जिन्होंने 1517 में 95 थीसिस को लिखा, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के कई प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स यानी रीति रिवाजों को क्रिटिसाइज किया था।
एक प्रिंट कॉपी को उन्होंने विडेनबर्ग में एक चर्च के दरवाजे पर चिपका दिया, जिसमें चर्च को उनके विचारों पर बहस करने का चैलेंज दिया। इसके बाद उन्होंने अपने लेख को तुरंत बड़ी संख्या में प्रोड्यूस किया। इससे चर्च के अंदर विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। मार्टिन लूथर की 5000 टेस्टामेंट की कॉपी कुछ ही हफ्तों में बिक गई और इसकी सेकेंड एडिशन 3 महीनों में आ गई। मार्टिन लूथर ने कहा था, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। लास्ट इम्पैक्ट है प्रिंट एंड डिसेंट। 16th सेंचुरी में मेनेकियो जो एक मिलर था इटली में, उसने बुक्स को पढ़ना शुरू किया और उसने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट कर दिया, जिससे रोमन कैथोलिक चर्च उसके अगेंस्ट हो गया और चर्च ने मेनेकियो को मरवा दिया। इसके बाद चर्च ने पब्लिशर्स और बुक सेलर्स पर कंट्रोल लगाया और 1558 में इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स को मेंटेन रखना शुरू कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रीडिंग मैनिया। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ, जिसके कारण प्रिंटेड बुक्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे लोग लिटरेट होते गए और लोगों ने बुक्स को पढ़ने की आदत डाली, प्रिंटेड मटेरियल की डिमांड भी आने लगी। बुक सेलर्स ने पेडलर्स को नौकरी देना शुरू कर दिया, जो विलेज में जाकर बुक्स को बेचा करते थे, जिसमें एल्मनाक्स, रिचुअल कैलेंडर्स, बैलेट्स और फोल्क टेल्स शामिल था। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक को पेटी पेडलर्स कैरी करते थे, जिन्हें चैपमैन के नाम से जाना जाता था, और पेनी चैप बुक को 1 पैसे में बेचा जाता था ताकि पुअर लोग भी इसे खरीद सकें। इसी तरह फ्रांस में भी एक बुक थी बिब्लियोथिक ब्लू, जो पुअर क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट की जाती थी, जिसके कारण इसका प्राइस कम होता था और गरीब लोग इसे खरीद सकते थे। अर्ली 19th सेंचुरी में जो पीरियोडिकल प्रेस थी, उसने करेंट अफेयर्स और इंटरटेनमेंट को पब्लिश करना शुरू कर दिया और न्यूज़पेपर्स ने वार और ट्रेड न्यूज़ को पब्लिश करना शुरू कर दिया। सिमिलरली साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ने भी अपने आइडियाज़ को पब्लिश करना शुरू कर दिया, जैसे सर आइजैक न्यूटन ने अपने डिस्कवरीज को पब्लिश किया और वोल्टायर और रूसो के आइडियाज़ को भी प्रिंट किया गया और पढ़ा गया। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिम्बल देयर फॉर टैलेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिड 18th सेंचुरी में कॉमन पीपल का यह मानना था कि बुक्स वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। लेवाई सेबस्टियन मर्सियर, जो एक नोवेलिस्ट थे फ्रांस में, उन्होंने डिक्लेयर किया था, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट स्वेप डिस्पोटिज्म अवे। यानी प्रिंटिंग प्रेस प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है और जनता की राय वह ताकत है जो डिस्पोटिज्म यानी डिक्टेटरशिप को दूर कर सकती है। इन सब पे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, ट्रिम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रिम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। यानी अब डिक्टेटर को राइटर के डर से कांपना होगा। अगला टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मेनी हिस्टोरियंस का ये मानना था कि प्रिंट कल्चर की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। 3 तरह के तर्क हैं। पहला है, प्रिंट ने ग्रेट थिंकर्स के आइडियाज़ को लोकप्रिय बनाया, जिसके कारण जो भी वो सोचते थे उसे पब्लिश कर देते थे और उनके विचार लोगों तक पहुंच पाते थे। प्रिंटेड मटेरियल के जरिए वो लोग चर्च और डिस्पोटिक पावर पर अटैक करते थे। वोल्टायर और रूसो की किताबों को जिन लोगों ने पढ़ा, उन्होंने दुनिया को नई आंखों से देखा। दूसरा है, प्रिंट ने डायलॉग और डिबेट करने का एक न्यू कल्चर क्रिएट कर दिया। अब लोगों ने आइडियाज और बिलीफ्स पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इससे सामाजिक क्रांति का विचार आया। तीसरा है, 70-80 के दशक तक ह्यूज अमाउंट में लिटरेचर उपलब्ध था, जो रॉयलिटी यानी राजघराने का मजाक उड़ाता था और उनको क्रिटिसाइज करता था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में सवाल उठाता था। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द 19th सेंचुरी। जान लेते हैं चिल्ड्रन, वुमेन्स और वर्कर्स के बारे में। लेट 19th सेंचुरी तक प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। अब चिल्ड्रंस एक इंपॉर्टेंट रीडर बन गए। इंडस्ट्रीज ने अब टेक्स्ट बुक को पब्लिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1857 में एक चिल्ड्रंस प्रेस को सेटअप किया गया फ्रांस में। इस प्रेस ने बुक्स के साथ साथ फेरी टेल्स और फोल्क टेल्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया। जर्मनी में जो ग्रिम ब्रदर्स थे, उन्होंने फोल्क टेल्स को पीजेंट से कलेक्ट करके और उसे एक बुक में पब्लिश किया करते थे। 1812 में उन्होंने जो कुछ भी कलेक्ट किया था, उसमें जो कुछ भी बच्चों के लिए अनसूटेबल था, उसे बुक से हटाकर फिर पब्लिश किया। वुमेन्स जो थी, वो भी इंपॉर्टेंट रीडर और राइटर बन गईं। पेनी मैगजीन्स को भी स्पेशली वुमेन्स के लिए पब्लिश किया गया था, जिसमें वुमेन्स को उनके बिहेवियर और हाउस कीपिंग के बारे में सिखाया गया था। सबसे प्रसिद्ध नोवेलिस्ट में कुछ महिलाएं भी थीं, जैसे जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन्टी सिस्टर और जॉर्ज इलाइट। लेंडिंग लाइब्रेरी 17th सेंचुरी में अस्तित्व में आई। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में लेंडिंग लाइब्रेरी व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसियंस और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को शिक्षित करने का संसाधन बन गया और जो एजुकेटेड वर्किंग क्लास के लोग होते थे, वो खुद के लिए लिखा करते थे। अब जान लेते हैं फर्दर इनोवेशंस के बारे में। 18th सेंचुरी के लास्ट तक प्रेसेस मेटल से बनने लगे। 19th सेंचुरी के दौरान प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इनोवेशंस हुए। मिड 19th सेंचुरी तक रिचार्ड एम हो, जो न्यूयॉर्क से थे, उन्होंने पावर ड्राइव एंड सिलेंड्रिकल प्रेस को बनाकर तैयार किया, जो 8000 शीट्स को 1 घंटे में प्रिंट कर सकता था। यह प्रेस न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए यूजफुल था। 19th सेंचुरी के लास्ट में ऑफसेट प्रेस को डेवलप किया गया, जो 6 कलर्स को एक समय में प्रिंट कर सकता था। 20th सेंचुरी के शुरुआत में इलेक्ट्रिक से चलने वाला प्रेस आ गया, जिसने प्रिंटिंग में तेजी ला दी। प्रिंटर्स और पब्लिशर्स ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नई स्ट्रेटजी बनाई, जैसे उन्होंने डस्ट कवर और बुक जैकेट का आविष्कार किया। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन के शुरुआत के साथ पब्लिशर्स ने चीप बुक्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो अलग अलग कंट्रीज के प्रिंट के बारे में पढ़ा। अब हम अपने इंडिया के प्रिंट के बारे में जानेंगे।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसमें पहले हम जान लेते हैं मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट से पहले मैन्युस्क्रिप्ट कैसी होती थी। इंडिया में संस्कृत, अरबिक, पर्शियन के साथ साथ वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट की रिच और ओल्ड ट्रेडिशन थी। मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी पाम लीव्स या हैंडमेड पेपर पर की जाती थी और उस पर एक ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन बनाया जाता था। बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए वुडन कवर बना दिया जाता था। प्रिंट की शुरुआत के बाद से लेकर 19वीं सेंचुरी के अंत तक मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन जारी रहा। हालांकि मैन्युस्क्रिप्ट हाईली एक्सपेंसिव और फ्रैगल होता है और इसे इजीली नहीं पढ़ा जा सकता है। मैन्युस्क्रिप्ट को डिफरेंट स्टाइल्स में लिखा जाता है, इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट का यूज डेली लाइफ में कम किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट कम्स टू इंडिया। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस मिड 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज मिशनरीज के साथ गोवा में आया था। जेसस प्रीस्ट जो थे उन्होंने कुनकनी लैंग्वेज को सीखा और कई टेक्स्ट को छापा। 1674 में 50 बुक को प्रिंट किया गया कुनकनी और कन्नड़ा लैंग्वेज में। 1579 में कैथोलिक प्रीस्ट ने पहली तमिल बुक छापी कोचिन में और 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक को भी उनके द्वारा छापा गया। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंट किया। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट को शुरू किया, जो कि एक वीकली मैगजीन थी। इसके बाद हिकी ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया जो स्लेव्स के खरीद बिक्री से रिलेटेड था। लेकिन उन्होंने इंडिया में जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनके बारे में बहुत सारी गॉसिप पब्लिश की, जिसके कारण गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग ने उन पर अत्याचार किया। इंडियंस ने भी अपना न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रकाशित होने वाला वीकली न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट था, जो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। अर्ली 19th सेंचुरी से रिलीजियस इश्यूज पर डिबेट स्टार्ट हो गई। यह डिबेट पब्लिक और प्रिंट पे आयोजित की जाती थी। बंगाल में जैसे जैसे डिबेट स्टार्ट हुआ, ट्रैक्स और न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग आर्गूमेंट को पब्लिश करना शुरू कर दिया। आइडियाज को लोकल लैंग्वेज में प्रिंट किया गया। राम मोहन रॉय ने 1821 में संवाद कौमुदी पब्लिश की और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने उनके ओपिनियन को अपोज करने के लिए समाचार चंद्रिका की स्थापना की। 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया, जिसमें पहला था जामे जहानामा और दूसरा था शमसुल अखबार। उसी साल एक गुजराती न्यूज़पेपर बम्बे समाचार पब्लिश हुआ। नॉर्थ इंडिया में उलेमा मुस्लिम डायनेस्टी कोलैप्स को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं कॉलोनियल रूलर मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव न कर दें। इससे बचने के लिए उन्होंने लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल किया। 1867 में देवबंद सेमिनारी ने हजारों फतवाज को पब्लिश किया, जिनमें मुस्लिम रीडर्स को बताया गया कि उन्हें अपने डेली लाइफ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। हिंदूज को भी प्रिंट ने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने के लिए इनकरेज किया, स्पेशली वर्नाकुलर लैंग्वेज में। इसके बाद रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया था, उसे 1810 में कोलकाता में प्रिंट किया गया। मिड 19th सेंचुरी तक नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स में चीप लिथोग्राफिक एडिशंस की बार आ गई। हमारा अगला टॉपिक है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। नोवेल जो एक लिटरेरी फॉर्म है, उसे यूरोप में डेवलप किया गया था। जल्द ही इसने इंडियन फॉर्म और स्टाइल्स एक्वायर कर लिया। इसने एक्सपीरियंस की नई दुनिया खोल दी। अदर नए लिटरेरी फॉर्म ने भी रीडिंग की दुनिया में इंटर किया, जैसे लायरिक, शॉर्ट स्टोरीज, एसे अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर। एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक नए विजुअल कल्चर ने शेप ले लिया। प्रिंटिंग प्रेस की बढ़ती संख्या के साथ विजुअल इमेज को आसानी से कई कॉपीज में प्रोड्यूस किया जा सकता था। राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर्स बड़े पैमाने पर इमेज को तैयार किया करते थे। लकड़ी पर नक्काशी करने वाले गरीब कारीगर जो लकड़ी के ब्लॉक बनाते थे, वो लोग लेटर प्रेस के पास दुकान खोलते थे, ताकि जिसको भी डिजाइन की जरूरत पड़े वो उनके दुकान पर आए। बाजार में अवेलेबल सस्ते प्रिंट और कैलेंडर्स पुअर लोग भी अपने घरों की वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए खरीद सकते थे। 1870 में कार्टून और कैरिकेचर्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाने लगा, जिसमें सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर टिप्पणी करते हुए कार्टून्स बनाया जाता था। अब हम जान लेते हैं वुमेन एंड प्रिंट के बारे में। मिड 19th सेंचुरी के बाद जब सिटीज और टाउन्स में वुमेन्स स्कूल सेटअप किया गया, तो हस्बैंड्स और फादर ने अपनी महिलाओं को घर पर ही एजुकेशन देना शुरू कर दिया और उन्हें स्कूलों में भेजा। कई जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स ने महिलाओं के राइटिंग्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया और बताया कि वुमेन्स को क्यों शिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन सभी फैमिलीज लिबरल नहीं थे। कंजर्वेटिव हिंदूज ये बिलीव करते थे कि लिटरेट गर्ल विडो यानी विधवा हो जाएगी, और मुस्लिम्स को ये डर था कि अगर वुमेन्स उर्दू रोमांसेस पढ़ेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी। आइए हम जान लेते हैं नॉर्थ इंडिया में रहने वाली एक गर्ल की स्टोरी। वो जो गर्ल थी वो उर्दू पढ़ना चाहती थी, पर उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो सिर्फ अरेबिक कुरान पढ़े, लेकिन उसने सीक्रेटली उर्दू को पढ़ा। अब जान लेते हैं राज सुंदरी देवी की स्टोरी। बंगाल में अर्ली 19th सेंचुरी में राज सुंदरी देवी जो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग्स करती थी, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वो सीक्रेटली अपने किचन में पढ़ा करती थी। बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवान को लिखा, जो 1876 में पब्लिश हुआ था। यह पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जिसको बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश किया गया। अब कैलाश बासनी देवी की स्टोरी जान लेते हैं। 1860 में कैलाश बासनी देवी जैसी कुछ बंगाली वुमेन्स ने बुक्स को लिखा, जिसमें उन्होंने महिलाओं के एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया और बताया कि वुमेन्स घर में कैसे कैद रहती हैं, उनको कैसे इग्नोरेंस में रखा गया है, उनसे कठिन घरेलू काम कराने को मजबूर किया जाता है। और ये भी लिखा कि जिन लोगों की उन्होंने सेवा की, उन्हीं लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। अब ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई के बारे में जान लेते हैं। 1880 में प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने अपर कास्ट हिंदू वुमेन स्पेशली विडो के दयनीय जीवन के बारे में लिखा था। जल्द ही उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट कल्चर डेवलप हो गया। हिंदी प्रिंटिंग 1870 से ही स्टार्ट हो गया।
जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा वुमेन्स को एजुकेशन देने लगा। पंजाब में भी अर्ली 20th सेंचुरी में फोल्क लिटरेचर को वाइडली प्रिंट किया गया। राम चड्ढा ने वुमेन्स के लिए स्त्री धर्म विचार को पब्लिश किया। खालसा ट्रैक सोसाइटी ने भी वुमेन्स के लिए चीप बुकलेट्स को पब्लिश किया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अर्ली 19th सेंचुरी में चीप स्मॉल बुक्स को मद्रास के बाजारों में बेचा जाता था ताकि गरीब लोग उसे खरीद सके। अर्ली 20th सेंचुरी तक पब्लिक लाइब्रेरीज को सेटअप किया गया। यह लाइब्रेरी सिटी, टाउन्स और विलेज में लोकेटेड था। जान लेते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। 1871 में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी को लिखा। इसमें उन्होंने इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा था। B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नायकर ने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लिखा। उनके राइटिंग्स को पूरे इंडिया में पढ़ा गया। काशी बाबा जो एक मिल वर्कर थे कानपुर में, उन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉइटेशन पर छोटे और बड़े का सवाल लिखा जो 1938 में पब्लिश हुआ। इसी तरह कानपुर में एक मिल वर्कर ने पोएम सुदर्शन चक्र के नाम से लिखा। उसे सच्ची कविताएं में पब्लिश किया गया। हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंसरशिप पर कोई ध्यान नहीं था, लेकिन जब इंग्लिश मैन ने क्रिटिसाइज किया कंपनी को और कुछ कंपनी ऑफिसर्स को, तब 1820 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस के फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पास किए। इसके बाद 1835 में कुछ इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़ के एडिटर्स ने अर्जेंट पिटीशन फाइल किया और गवर्नर जनरल बेंटिक ने प्रेस लॉ को फिर से हटा दिया। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंग्लिशमैन क्रोधित हो गए। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रेस पर कंट्रोल करने के लिए बहस शुरू कर दी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया। अब गवर्नमेंट प्रेस पर नजर रखने लगी कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में क्या छापा जा रहा है। जब किसी रिपोर्ट को देशद्रोही माना जाता था तो न्यूज़पेपर को वार्निंग दी जाती थी, और अगर वार्निंग को इग्नोर किया जाता था तो प्रेस को जब्त कर लिया जाता था। 1907 में पंजाब के रेवोल्यूशनरीज को अपने ही काउंटी से निकाल दिया गया। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने केसरी को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने पंजाब रेवोल्यूशनरीज के बारे में लिखा। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की एनिमेटेड वीडियोज इस चैनल पे लाते रहते हैं।